बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBAC बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2024। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 2016 का सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्टिव सोल्यूशन में सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। इसमें तमाम आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी और वो तमाम क्वेश्चन जो कि एज इट इज़ रिपीट हुए हैं वो भी मेंशन करवाए जाएंगे और अगर जो स्लाइड चेंज के साथ आए हैं वो भी बताए जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखें, पर्पल कलर में जो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ उसका मतलब होता है कि ये वाले क्वेश्चंस ऑलरेडी पिछले पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, तो ये स्लाइड चेंज के साथ आए हैं। तो स्टॉकियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो स्लाइड चेंज के साथ आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि पिछले पेपर में एक क्वेश्चन आया है एज इट इज़ D2 कॉपी उठा के अगले स्टूडेंट को दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी उसमें से जो क्वेश्चन हैं यानी नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करें, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें या वट एवर, यानी इसकी कितनी अमाउंट बनेगी, मास कितना बनेगा प्रोडक्ट का, वो वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इट मीन्स कि आपने पीछे इतने ज़्यादा पेपर्स कर लिए हैं तो आपकी यहाँ तक स्टॉकियो की ग्रिप जो है वो ज़बरदस्त हो गई है। इस क्वेश्चन को पढ़ें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यानी टोटल आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस फाइंड आउट करने हैं इन 10 ग्राम्स ऑफ H3PO4, यानी H3PO4 जो आपको फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। और इससे जब ये डिज़ोल्व होगा वाटर में तो उससे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बनेंगे वो उनका नंबर फाइंड आउट करना, मींस के नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आइंस और नंबर ऑफ़ नेगेटिव आइंस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक पॉइंट क्लियर कर लें कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला होता है ना, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वही फार्मूला जो है वो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आइंस का होता है, नेगेटिव आइंस का होता है, ठीक है, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स का होता है, सेम वही फार्मूला होता है। उसमें क्या होता है, यानी हमें मोल्स को एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। मींस कि अगर हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आइंस फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ़ नेगेटिव आइंस या नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, इन सब का एक ही जो है आगे फार्मूला है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या करना है, फॉस्फोरिक एसिड के मास दिया हुआ है, ठीक है, मास से हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक ये एकदम से आंसर आ जाएगा और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कंपैरिजन मेथड से जो है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव आइंस का भी यही फार्मूला है, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस। तो बेसिकली हमें हाइड्रोजन आइंस के भी मोल्स चाहिए और फॉस्फेट आइंस के भी मोल्स ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें, और यहाँ पर जब मैंने इसको सर्च किया ना तो ये पंजाब की बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ था। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको पंजाब की बुक से दें, KPK की बुक से दें, बलूचिस्तान की, सिंध की, या नेट में से कोई रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा के दे दें, आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने मोलर मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड खुद से पूरा कैलकुलेट करके दिया हुआ है 98 ग्राम्स, ठीक है, आपको खुद से कैलकुलेट नहीं करना। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फिर आपने सिंपल जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। देखें, सबसे पहले आपने लिखा मास 10 ग्राम है। अब जो ब्रैकेट है ना, अभी तक आपने जितने पेपर्स कर लिए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आप जिस पे भी काम कर रहे हैं ब्रैकेट में आपने वो शो करना है कि आप किस स्पीशी के मास की बारे में बात करें, किस स्पीशी के मोलर मास के बारे में बात करें, ठीक है। मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 10 ग्राम, मोलर मास 98 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। यूनिट्स भी साथ लिखने हैं, मोल्स, मास ओवर मोलर मास फार्मूला लिखा, फिर 10 डिवाइड बाई 98 0.1 मोल्स, ठीक है, ये आ गया। अब सिंपल आपने कहना है कि हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे किसके, फॉस्फोरिक एसिड के, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, उसका हम जो है वो यानी 0.1 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। जब हम इस पॉइंट को जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक जो है ये पावर इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब ये राइट साइड पे जाता है ना, पॉइंट चल के राइट साइड पे जाता है ना, ठीक है, तो वो जितने डिजिट्स चल के जाएगा उसकी पावर उतनी ही माइनस होती जाएगी। तो अब ये देखें, ये 1 डिजिट उस तरफ गया ना तो ये -1 यानी 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो जब हम 10 की पावर -1 को 10 की पावर 23 को सॉल्व करेंगे तो 23 में से 1 माइनस होकर 22 बच जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन। तो अब हम ये इक्वेशन लिखी और अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर। अब मोलर रेशियोज को हमने कंपेयर करना है बारी बारी, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन के भी मोल्स चाहिए और फॉस्फेट आयन्स के भी मोल्स चाहिए। उन दोनों को हमने फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंपेयर करना है ऐसे, ठीक है। यानी फॉस्फोरिक एसिड रेशियो हाइड्रोजन आयन्स, फॉस्फोरिक एसिड रेशियो फॉस्फेट आयन्स, ठीक है। फॉस्फेट आयन PO4 होता है, ठीक है, PO4-3। अब देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर फॉस्फोरिक एसिड का 1 मोल होगा तो वो हाइड्रोजन आयन्स के कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा, 3। और अगर इसका 1 मोल होगा तो वो फॉस्फेट आयन का भी 1 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसकी मोलर रेशियोज लिख लेते हैं 1:3 एंड 1:1। और फॉस्फोरिक एसिड के हमारे पास 0.1 मोल्स आए थे, तो 0.1 इंटू 3 तो ये 0.3 मोल्स आ जाएंगे, और ये 0.1 है तो ये भी 0.1 ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर हमारे पास मोल्स आ गए हैं दोनों आयन्स के। अब हम सिंपल इनका फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस, नंबर ऑफ फॉस्फेट आयन्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस। तो दोनों के मोल्स को उनके एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल था स्टोक्यू का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3. What is critical temperature of the gas? What is its importance in liquefaction of gases? अच्छा, अब देखें कभी कभी ऐसा होता है कि यानी आपने नोट किया होगा कि बीच में से कोई क्वेश्चन टोटली स्किप हो जाता है, तो वो जो है ना वो आपके करिकुलम में ही नहीं होता, ठीक है। यानी उसमें वो वाले जो चैप्टर्स हैं वो नहीं होते, तो दैट्स वाई हम उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द गैस, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस इन लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। अब ये वाला क्वेश्चन इस वजह से मैं यहाँ पर करवा रही हूँ क्योंकि ये नेशनल बुक फाउंडेशन में डिटेल से नहीं था, लेकिन केपी और बलूचिस्तान दोनों में ये डिटेल से डिस्कस था। तो जैसा कि SLO बेस्ड है और आपको फेडरल बोर्ड ने एज अ रेफरेंस ये बुक्स जो है वो रेफ़र की हुई हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स वाई इसको जो है वो मैंने यहाँ पर करवाया है, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? The temperature above which the gas cannot be liquefied no matter how greater the pressure is applied is called critical temperature। तो इसको आप समझें कि हमारे पास समझो कि ये एक टेम्परेचर लाइन है, यानी 0 से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर रूम टेम्परेचर आ जाता है और करते करते यहाँ पर अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, ठीक है। यानी एक ये टेम्परेचर लाइन हमने खड़ी की हुई है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि किसी गैस का कोई ख़ास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो 30 एक ऐसा टेम्परेचर है कि जिससे ऊपर अगर आप उस गैस को रखेंगे ना, ठीक है, यानी ये इस टेम्परेचर पे या इससे कम टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है, ठीक है। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है कि जिससे ज़्यादा अगर हम टेम्परेचर करेंगे तो बेशक आप प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। पिस्टन यहाँ पर था और अब आप प्रेशर अप्लाई कर करके जो है वो पिस्टन को बहुत आप नीचे ले आएँ, ठीक है, यहाँ तक ले आएँ, ठीक है, यहाँ तक ले आएँ और मॉलिक्यूल्स को बहुत करीब कर दें, फिर भी आप जो उन मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस पैदा नहीं कर सकते और उस गैस को लिक्विड फॉर्म में नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया हुआ है, जो टेम्परेचर है वो कितना रखा हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा रखा हुआ है। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन को दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर, वो ऐसा टेम्परेचर है कि जिससे ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाएगा, ये देखें लिखा हुआ है अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। यानी उस टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई हो जाती है, उससे कम टेम्परेचर पे अगर आप काम करें तो भी लिक्विफाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एक गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 30 है, तो अगर आप जब जहाँ पे काम कर रहे हैं और जिस उस सिस्टम का आपने टेम्परेचर 20 रखा हुआ है, ठीक है, गैस लिक्विफाई हो जाएगी। 10 रखा हुआ है, गैस लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। 15 रखा हुआ है, हो जाएगी। 25 रखा हुआ हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसका रख दिया 35 टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हैं तो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं होगी, बेशक नो मैटर हाउ ग्रेटर द प्रेशर इज अप्लाइड, जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई करके मॉलिक्यूल्स को करीब ले आएँ, ओके। तो यहाँ से आपको जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, नो मैटर हाउ ग्रेटर द प्रेशर इज अप्लाइड इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद क्या है, क्या वो कह रहे हैं कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्या वो इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल टेम्परेचर अपना कोई रोल प्ले कर रहा है,
ठीक है। तो अब उसको हमने किन वर्ड्स में लिखना है कि येस गैसेस कैन ओनली बी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। एक तो हम गैस को जब लिक्विफाई करना चाहते हों तो हमें दो काम करने पड़ेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे ताकि मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो कम हो जाए, वो करीब करीब आ जाएँ, उसका प्रेशर बढ़ाएंगे ताकि वो करीब करीब आ जाए और उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हों, ठीक है। तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पहले कंडीशन बताई कि गैसेज लिक्विफाई कब होंगी, ठीक है, एट लो टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर सफिशिएंटली। अब हम इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो अब यहाँ पर क्या है, इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये चीज़ नोट करें, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये टेम्परेचर लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर है 25, ठीक है। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर जो है ना, इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पर था, ठीक है, और रूम टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम है क्योंकि आप जो है वो रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं ना, गैस को रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब वो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इफ़ द रूम टेम्परेचर इज़ बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर तो क्या होगा, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। तो ठीक है, मतलब वो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम है, ठीक है, और जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी से नहीं मूव कर रहे, उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं और जो मॉलिक्यूल्स को करीब ला रही हैं, और फिर हम जो है वो सफिशिएंट प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। सो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग सफिशिएंट प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब नेक्स्ट आपने केस देखना है कि अगर उसी तरीके से हमारे पास ये टेम्परेचर की लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर 25 ही था, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बिलो है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो हो गया है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर अबव हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर कर लेते हैं 20 पे कर लेते हैं, ये क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे कि इफ़ द रूम टेम्परेचर जिस पे आप लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, सिस्टम रखा हुआ है आपने और गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं, अगर दैट इज़ अबव क्रिटिकल टेम्परेचर देन मॉलिक्यूलर मोशन बिकम्स एनर्जेटिक। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कम है और मॉलिक्यूल्स के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स कैन ऑलवेज ब्रेक अवे फ्रॉम दिस अट्रैक्शन एंड कैन नॉट बी लिक्विफाइड। मतलब वो बहुत तेज़ी से मूव करेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करेंगे और कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे जितना भी आप प्रेशर अप्लाई करते रहें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमने बता दिया कि किस तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर को देखे बगैर ही गैस को लिक्विफाई करना शुरू कर देंगे तो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें 31.1 जो है ना वो क्या है, हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है और रूम टेम्परेचर तो हमारे पास कितना होता है 25। As the room temperature is below the critical temperature, so it can be easily liquefied at the room temperature, ठीक है, यानी जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस रूम टेम्परेचर पे हम काम कर रहे हैं वो कम है, ठीक है, तो टेम्परेचर कम ही होना चाहिए क्योंकि गैस कम टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए और रूम टेम्परेचर कम होना चाहिए तो ही गैस इजीली लिक्विफाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 255 cm³ एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि आप देखते जाएं आपको क्या क्या यहाँ पर यानी वॉल्यूम डाटा में दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है, अंडर अ प्रेशर ऑफ 10 टॉर्स, ठीक है, प्रेशर दिया हुआ है, द गैस वेट 12.1 मिलीग्राम, इसका मास दिया हुआ है गैस का, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो ये आपने ऑलरेडी जब जनरल गैस इक्वेशन डिराइव की थी, ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन भी जो है वो इसमें आपने डिराइव की थी जिससे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आपने डिराइव की थी, मॉलिक्यूलर मास के लिए भी एक डिराइव की थी और एक डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी डिराइव की थी, ठीक है। ये दोनों आपने जनरल गैस इक्वेशन यानी PV = nRT से डिराइव की थी ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पेपर में, तो इसलिए हमें ये न्यूमेरिकल्स ये फॉर्मूलाज भूलने नहीं चाहिए। ये ना हो कि हमने PV जो है वो ऊपर लिखा हो और WRT नीचे लिखा हो, तो हम बेशक सही वैल्यूज़ पुट करें लेकिन क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने सिंपल क्या करना है, जो है वो वैल्यूज़ पहले तो डाटा लिख लें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है,
और वॉल्यूम को भी यहाँ पर हम डी एम क्यूब में कर रहे हैं। टेम्परेचर को तो हमेशा हमने ऑलवेज 273 ऐड करके केल्विन में ही करना है, ठीक है। प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो हमने एटीएम में ले लिया, क्योंकि ये हम इसको इसलिए चेंज कर रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द जर्नल गैस कांस्टेंट, ठीक है। यानी गैस कांस्टेंट जो हम ले रहे हैं ना, आर की वैल्यू, ठीक है। आर की जो वैल्यू हमने पुट करनी है उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर के यूनिट्स होने चाहिए, ठीक है। आर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 0.0821। अब एटीएम यूनिट्स है इसके साथ और डीएम क्यूब है, तो इट मीन्स कि हमें टॉर में नहीं रखना, ठीक है। टॉर को हमने 760 से डिवाइड करके एटीएम में लेकर आना है। इसी तरीके से वॉल्यूम को भी डीएम क्यूब में करने के लिए सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने ज़रूर जो है वो मेमोराइज करना है कि किस तरह से यूनिट्स कन्वर्जन हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास था वेट ऑफ द गैस, जो कि मिलीग्राम्स में था, उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख लिया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज टू WRT ओवर PV, ठीक है। अब W हमारे पास वेट था ग्राम्स में, और R 0.0821 जर्नल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, प्रेशर डाल दिया और वॉल्यूम डाल दिया, ठीक है। सिंपल इसका 88.28 ग्राम्स पर मोल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं था, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। सिंपल इसमें ये क्या था कि अगर स्टूडेंट जो है वो यूनिट कन्वर्जन नहीं करता या उसको ये नहीं पता कि आर की कौन सी वैल्यू के साथ कौन से यूनिट्स हमने प्रेशर वॉल्यूम के यूज़ करने हैं, तो वो ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है वो आर की तीनों वैल्यूज़ के साथ उनके यूनिट्स जो हैं वो पता होने चाहिए, कौन कौन से यूनिट्स हैं। अलोंग विद आप एटीएम से टॉर और मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन सब में चेंज जो आता है कन्वर्ट करने के लिए, वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ अ सेंसिटिव लिक्विड, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पहले भी कहीं पे रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। अभी आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये देख लें कि यानी आप सिंपल डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछा कि भाई वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, ठीक है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कहा है कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज़ बताया है कि हम अवॉइड करते हैं ताकि हमारे पास सेंसिटिव लिक्विड जो है वो डिकम्पोज ना हो, ठीक है। उसकी सेंसिटिव लिक्विड की डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो हम वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं करते। तो वो रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों, ठीक है। तो बेसिकली अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं, वो वैक्यूम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन लिख कर आ जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से उनका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आपने ये बताना है कि हम वैक्यूम डिस्टिलेशन क्यों यूज़ करते हैं, रीज़न बतानी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर रीज़न है, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें ना मेमोराइज करने वाली भी हैं, क्योंकि जब आप इस एग्जांपल में टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ जो हैं वो याद नहीं करेंगे तो ये आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मतलब ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ साथ यानी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी है, क्योंकि इसमें चीज़ें याद करने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि वैक्यूम डिस्टिलेशन में क्या है कि द लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट can be obtained in the pure form under reduced pressure by vacuum distillation। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन में होता क्या, पहले ये अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, वैक्यूम डिस्टिलेशन जो नहीं, सिंपल अगर डिस्टिलेशन का मैं आपको बताऊं कि डिस्टिलेशन यूज़ क्यों किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लिक्विड्स हैं, वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है, और वो मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें हम कहते हैं कि भाई हम इनको अलग कैसे करेंगे, ठीक है। दोनों सॉल्युबल फॉर्म में हैं, लेकिन आप इनको अलग कैसे करेंगे ना, ठीक है। एक तो होता है ना कि इनविजिबल हों तो वो 2 लेयर्स बना देंगे, एक ऊपर वाली लेयर है एक नीचे वाली लेयर है, तो हम आराम से एक जो है कंटेनर से दूसरे कंटेनर में उसको ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो विजिबल लिक्विड्स हैं और अब हमने उनको अलग करना है, या ऐसा हो सकता है कि कोई लिक्विड है उसके अंदर दूसरा लिक्विड एज ए इम्प्योरिटी पड़ा हुआ है, तो हमने उनको अलग करना है। तो क्या करें, तो हम फिर उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेपर्स बनने लग जाते हैं। यहाँ पे साथ हमने एक थर्मामीटर लगाया होता है, ठीक है। थर्मामीटर में हमें पता चलता है कि पहले तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, थर्मामीटर बढ़ता जा रहा है। एक पॉइंट आएगा, हो सकता है 70 पे जाके थर्मामीटर में टेम्परेचर बढ़ना रुक जाए, 70 बस 70 पे रुक गया। अब 70 पे क्या हुआ कि बहुत सारे यहाँ पे हमें ना ये ट्रांसपेरेंट होती है ना, सारी ग्लास की असेंबली होती है, तो हमें यहाँ फ्यूम्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक जो लिक्विड था उसके वेपर्स बनने शुरू हो गए हैं, और वो जाके कंडेंस होके दूसरे कंटेनर में जो है वो जमा होने लग गए हैं,
ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब सारे के सारे एक लिक्विड के चले जाएंगे और जब वो यहाँ पे पीछे दूसरा लिक्विड रह जाएगा, तो फिर आस्ते आस्ते जब हम हीट करते जा रहे हैं ना, कॉन्टीन्यूसली हीट करते जा रहे हैं, तो फिर टेम्परेचर जो है ना 70 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, करते 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 जाके पे हो सकता है 100 पे जाके, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम इसको, इस कंटेनर को हटा के इसकी जगह एक और कंटेनर रख देंगे। उसमें क्या होगा कि उसमें फिर 100 पे जो दूसरा लिक्विड है वो उसके वेपर्स बनने लग जाएंगे, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 100 पे फिक्स हो जाएगा, लेकिन जो वो बाकी जो हम हीट कॉन्टीन्यूसली देते जा रहे हैं, वो हीट जो है वो यूटिलाइज होगी इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, और वो जाके कंडेंस होके अलग से सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हमने डिस्टिलेशन करनी क्यों है, दो मिजिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो बेंड ट्यूब है ना, इसमें से ठंडा पानी बाहर से गुजर रहा होता है, एक तरफ से एंटर हो रहा होता है, दूसरी तरफ से जा रहा होता है, ताकि जो है ना जो वेपर्स इस ट्यूब के अंदर से जा रहे हैं उनको ठंडा कर सकें और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकें, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वैक्यूम डिस्टिलेशन हम क्यों कर रहे हैं? तो वैक्यूम डिस्टिलेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनको हम यानी डिस्टिलेशन से सेपरेट करना चाहते हैं कि हम, ताकि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाके बॉयल हों, वेपर्स में कन्वर्ट हों, और दूसरी तरफ जाके कंडेंस होके जो प्योर फॉर्म में आ जाएं। लेकिन वो अपना बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स के जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो टूट जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई अब हम कहते हैं कि अब वो पहले अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे वो चीज़ बॉयल हो रही थी, वो लिक्विड बॉयल हो रहा था, अब हम क्या करें, बाहर का वेपर प्रेशर हटा दें और जो है वो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि जब हम लिक्विड्स को बॉयल करते हैं तो जो इंटरनल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। तो यानी वेपर प्रेशर ऑफ इंटरनल वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो तब चीज़ बॉयल करने लगती है। तो जब हम बाहर का प्रेशर ही डिक्रीज़ कर देंगे, डाउन कर देंगे, वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा हीट करेंगे तो जो है वो इंटरनल वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा, ठीक है, और एकदम से लिक्विड बॉयल कर जाएगा। पहले जो 100 पे बॉयल कर रहा था, हो सकता है वो 70 पे बॉयल करने लग जाए। तो ये सारा का सारा इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमने बताया कि ऐसे लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द प्योर फॉर्म अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। एग्जांपल में हमने ग्लिसरीन ही कोट करनी है। ग्लिसरीन हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 290 डिग्री सेंटीग्रेड, देखें कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, एट 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मतलब 1 atm जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, उस पे इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है, ठीक है। और जब हम इसको हीट करके इसको वेपर्स में कन्वर्ट करे होते हैं, तो 290 आने से पहले ही ग्लिसरीन के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है, बट इट डिकम्पोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, now in order to get it in the pure form the vapor pressure is decreased to 50 millimeter of mercury। अब देखें बाहर का टेम्परेचर 760 था, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से सिर्फ 50 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक हमने उसको डिक्रीज़ कर दिया बाय वैक्यूम पम्प, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो जो 290 पे बॉयल हो रहा था अब वो 210 पे बॉयल हो जाएगा, ठीक है, और वो डिकम्पोज भी नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 250 वगैरह पे जाके या 260 पे जाके ग्लिसरीन डिकम्पोज करती हो, तो अब 210 पे तो उसके वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो वो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट होकर दूसरी तरफ दूसरे कंटेनर में जाके कंडेंस हो जाएगी और डिकम्पोज नहीं होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज टू 210 डिग्री सेंटीग्रेड एट 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सो इट बॉयल्स विदाउट डिकम्पोजिशन। इन दिस वे द लिक्विड्स कैन बी प्योरीफाइड। इस तरह से हम इन लिक्विड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। Boiling points of the elements of group 7th increases down the group, explain it in terms of intermolecular forces। ये भी अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, पीछे जो पेपर्स किए उनमें ये नहीं था, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ी हैं लिक्विड के चैप्टर में, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो उनमें आपने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ी थी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, और उनके आगे आपने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है। 3 फैक्टर्स पढ़े थे, यानी साइज ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल पढ़ा था, सेकंड पोलराइजेबिलिटी पढ़ा था, थर्ड जो है वो आपने लेंथ ऑफ द चेन पढ़ा था, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है,
ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी के फैक्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से अगर आपसे नोबल गैसेस का क्वेश्चन किया जाएगा तो वो साइज ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल से रिलेटेड आपने उसका आंसर करना है। और अगर आपसे अल्केन की जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर साइज ऑफ द चेन लेंथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कि हमने इसको लिखना कैसे है। देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो 7th A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। अब ये हेलोजेंस हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टर्म में बता दें। ठीक है, सबसे पहले मतलब आपको रफ आइडिया ये होना चाहिए कि आपको पता है कि 7th A का ग्रुप जो है वो F2Cl2 ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, नॉन पोलर हैं जिसकी वजह से इनके अंदर दरमियान लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, और फिर टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो साइज़ जो है वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। यानी आपने पोलराइजेबिलिटी की यहाँ पे बात करनी है, तो जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी उतना ही ज़्यादा इनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होंगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली हाई होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे। लेट्स सी कि हम इसको लिखते कैसे हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 7th A डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ही किस पे कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब हम बताएंगे कि इनके मॉलिक्यूल्स की नेचर कैसी है। ग्रुप 7th A एलिमेंट्स आर हेलोजेंस एंड दे आर डायटोमिक non-polar molecules having weak intermolecular forces between them, और उनका नाम होता है called London dispersion forces। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल बता दिया कि हेलोजेंस डायटोमिक नॉन पोलर होने की वजह से उनके दरमियान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज कैसे होती हैं। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। ठीक है, ड्यू टू विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस, यानी ऊपर से नीचे आते आते साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इधर उधर डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। मींस कि चलते चलते ये डिस्टॉर्शन शो करेंगे, न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा और जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरी तरफ हो जाएंगे, ये पोलराइज हो जाएगा मॉलिक्यूल थोड़ी देर के लिए, और फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी पोलराइजेबिलिटी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। ठीक है, यानी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। तो जितना साइज़ बड़ा होगा उतना ही ये ज़्यादा फोर्सेस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम आपने कैसे लिखना है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस ड्यू टू विच द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बिकम लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस सो कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड एंड पोलराइज्ड। ठीक है, अब हम पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे। ग्रेटर द पोलराइजेबिलिटी, जितनी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी, जैसे कि फ्लोरीन से क्लोरीन और फिर ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, तो greater the polarizability, greater will be the London dispersion forces between the molecules and higher will be the boiling point। ठीक है, अच्छा, तो that's why अब हम कहेंगे that's why फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं उनके दरम्यान में कम है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, जिसकी वजह से वो गैसेस हैं। ब्रोमीन इज़ लिक्विड एंड आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपरली सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी क्या होती है एंड इसके फैक्टर्स क्या हैं, ये बिल्कुल एज इट इज़ रिपीट हो गया क्वेश्चन 2013 के सेकंड पेपर में, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया हुआ था, लेटिस एनर्जी और उसके फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था इसलिए उसको वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ था। तो यहाँ पर तो आपने सिंपल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखना है। ठीक है, और इसको सॉल्व किसने किया था, श्रोडिंगर की इक्वेशन ने सॉल्व किया था, वो बताना है। ठीक है, सिंपल, तो ये बहुत आसान है। इन बोहर्स एटम, अच्छा, हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि बोहर हमें क्या आता है कि एक एटम है और उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक ख़ास ऑर्बिट में एक ख़ास वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर हाइजेनबर्ग कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, अगर हम उसकी पोजीशन अगर हम बताएंगे तो हम वेलोसिटी नहीं बता सकते, और अगर हम वेलोसिटी बताएंगे तो हम पोजीशन नहीं बता सकते। तो बोहर ऐसे कैसे बता सकता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा तो ये वेलोसिटी होगी, सेकंड ऑर्बिट में मूव करा होगा तो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो वो कह रहा है कि ये बोहर ने ना कोई गलत बात कह दी है, ये प्रूव नहीं हो रही बात। ठीक है, ये उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, बोहर का।
तो देखें इन कैसे लिखा हुआ है, इन बोहर्स एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ऑर्बिट्स विद सम स्पेसिफिक वेलोसिटीज इन स्पेसिफिक रेडियाई, बट दिस पिक्चर ऑफ एटम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। तो ये जो प्रॉब्लम था इसको किसने सॉल्व किया है, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस डिफिकल्टी श्रोडिंगर गेव अ वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या था, अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्दो द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड एग्जैक्टली द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैन बी असरटेन्ड। यानी वो कहता है कि हम जब वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे ना तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकेंगे कि यानी न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी जब बता देंगे, लेकिन वो कहता है सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि तकरीबन वो न्यूक्लियस से इतने फासले पर है तकरीबन। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है। तो उसने जब हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट किया, क्योंकि हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसने फिर जब कैलकुलेट किया कि ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर उसकी प्रोबेबिलिटी है जब वो एक ख़ास वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो वो क्या थी 0.529 नैनोमीटर की डिस्टेंस पर वो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो ये था सारा का सारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ यही लाइन लिख कर आ जाएगा तो उसको 3/3 नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि इसका बैकग्राउंड भी है और इसका सोल्यूशन भी है। हाइजेनबर्ग ने क्यों कहा था कि भाई ये बात है, क्योंकि वो बोहर की बात के अगेंस्ट जा रहा था, कह रहा था कि बोहर ने ठीक नहीं कहा। बोहर कह रहा है कि एक स्पेसिफिक रेडियाई में मूव करने के लिए स्पेसिफिक वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो हम पोजीशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, जब पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते। अच्छा, इसकी रीज़न आपको ऑलरेडी आती है, क्योंकि आप 2013 के फर्स्ट पेपर में इसको बहुत अच्छे से देख चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे यही क्वेश्चन था कि हाइजेनबर्ग ने जो कहा है कि हम दोनों चीज़ें यानी वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, तो इसकी रीज़न क्या है। तो वो रीज़न हमने इस 2013 का पेपर में की हुई है, वो आपको आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन विद एग्जांपल्स N+L रूल और हुन्स रूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो ये डिटेल्स है हम 2014 के फर्स्ट पेपर में और 2015 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन कर चुके हैं, साथ क्वेश्चन नंबर्स भी मेंशन होते हैं आपके लिए। ठीक है, आप अगर इसको रीचेक करना चाहें, देखना चाहें, और आपके पास तो PDF नोट्स भी हैं, तो आप ऑलरेडी अभी इस वीडियो को पॉज करके तो आप चेक कर सकते हैं कि ये 2014 के क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट हमने N+L रूल कर लिया है। ठीक है, वैसे भी आपने प्रिपरेशन कर लिया तो आपने कर लिया है, आपको आता है। ठीक है, हुन्स रूल भी और N+L रूल भी। नेक्स्ट हमारे पास है ये एज इट इज रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू एक्सप्लेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यानी MOT के अकॉर्डिंगली आपने ऑक्सीजन का बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर कैसे है। ठीक है, तो ये देखें, ये क्वेश्चन किस जगह पे एज इट इज़ रिपीट हुआ है 2016 के फर्स्ट में, यानी पिछला जो पेपर हमने किया है उसमें आपने ये ऑक्सीजन का ही MOT पढ़ी है। ठीक है, और 2014 में आपने नाइट्रोजन की भी MOT पढ़ी है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब आपको MOT का एक पैटर्न पता चल गया है कि जैसे ही हमें MOT के लिए कहा जाएगा तो हमने ऐसे 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 चलना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, फिर हमने प्रॉपरली उसकी MOT डायग्राम ड्रा करनी है, फिर हमने बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हमने उसका जो है मैग्नेटिक नेचर बतानी है। तो उसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। आपको जो भी जो है वो दिया जाएगा, मॉलिक्यूल दिया जाएगा फॉर MOT डायग्राम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2016 के सेकंड पेपर का सेक्शन B के पहले 10 क्वेश्चंस डिटेल से कर लिए हैं। इसको आपने अच्छे से कर लेना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।